आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 49 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 50 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं कुछ नहीं जानता, वज़ीयतनाक लहजे में बोला। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस बात की क्या ज़मानत है कि मालूमात हासिल करने के बाद तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। ना कोई ज़मानत है ना कोई वादा। तुम्हारे मुस्तकबिल का इन्हिसार सिर्फ हमारी मर्जी पर होगा। ये जुल्म है, ये अंधेर है। वो मेरी बात काट कर रहा। लड़की को तुमने अगवा किया था। मैंने अपनी आवाज़ किसी कुएं की तह से उभरती महसूस की। मेरे लिए ये तसव्वुर ही कर्बनाक था कि गजाला गायब थी और उसे अगवा करने वाला मेरे सामने मौजूद था। हाँ, मेरा ख्याल था कि मुकद्दर मेरी यावरी कर रहा है। इस बुरे वक्त का अंदाजा होता तो वहां से अनजान बनकर गुजर जाता। कहाँ से अगवा किया था? मैंने अपने वजूद में गुबार सा उभरता महसूस किया। वो सवालात करते हुए मेरे लिए खुद पर काबू पाए रखना दुश्वार हो रहा था। उसके एतराफ ने तो मेरे अंदर लगी हुई आग को और भड़का दिया था। उसकी टैक्सी खराब हो गई थी। वो आधे चेहरे पर नकाब डाले हरासा अंदाज में खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने उसकी आंखें पहचान ली। वो अपनी टैक्सी का हिसाब करके दूसरी सवारी की तलाश में आगे बढ़ी तो मैंने उसे चा लिया। मैंने बढ़कर इसरारी तौर पर उसकी पसलियों में ठोकर रसीद की और वो बिलबिला उठा। मुझे मत मारो, खुदा की कसम मैंने कोई ज्यादती नहीं की थी। जो कुछ हुआ आनंद फानंद में हुआ था। किसी को शुबा तक न हो सका कि वहां अगवा की वारदात हुई है। क्या तुम पागल हो गए? सुल्तान शाह ने आगे बढ़कर मुझे बुरी तरह झंझोड़ डाला। मैंने कहर बार नजरों से उसकी तरफ घूरा तो वो आंख का इशारा करते हुए उस वसीले लहजे में बोला, जब वो खुद ही सब कुछ बता रहा है तो फिर दरिंदगी दिखाने की क्या जरूरत है? तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद सब कुछ मालूम कर लूंगा। मैं कोई जवाब दिए बगैर खामोश खड़ा रहा और सुल्तान शाह सलाम की तरफ मुतवज्जा हो गया। अगवा करके उसे कहाँ लेके आए थे? जीवा हाउस। उसके होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली। मैं दिल में अपनी कम निकाही पर खौल कर रह गया। पूरे शहर में घपले के कामों के लिए तंजीम के पास वही एक इमारत थी जहां किसी को अगवा करके कैद किया जा सकता था, और मैं गजाला की तलाश की मुहिम में उसे यकसर भुला बैठा था। वहां तक तुम्हारी रसाई कैसे हुई थी? मैंने पूछा। कराची पहुंचने के बाद सिवन ने मुझे एक कोड वर्ड बताया था जिसे मुहाफिजों के सामने धुरा कर मैं किसी भी वक्त जीवा हाउस की इमारत को इस्तेमाल कर सकता था। और अपनी उस कामयाबी की इत्तला किसको दी थी? किसी को भी नहीं। वो कराते हुए बोला, हमारे यहाँ राब्ते का निज़ाम एक तरफा है। मुझे किसी बड़े का ठिकाना मालूम नहीं है। जब भी कोई मुझसे रुजू करता मैं उसे लड़की के हसूल से बाखबर कर देता। मैं महज उसी धोखे में मारा गया। मेरा ख्याल था कि शायद सीवन को जीवा हाउस में लड़की की मौजूदगी की इत्तला मिल गई है और उसने उसी लिए बुलाया है। इसका मतलब यह हुआ कि वो अब भी वही है। मैंने मुसर्रत और सनसनी के एहसासात को छुपाते हुए सवाल किया, नहीं, चाहे तुमने कल शाम के अखबार नहीं देखे? उसके जवाब ने मेरी हर खुशी पर ओस बखेर दी। मैंने परसों सुबह लड़की को वहां पहुंचाया था और कल सुबह जीवा हाउस में खौफनाक आतिश सनी हुई थी। मुझे कुछ पता नहीं कि वो इमारत ही में चल गई या जिंदा बचा ली गई। उस इंकशाफ पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। गजाला के जिंदा जल मरने का तसव्वुर मेरे बर्दाश्त से बाहर था। फिर उसले में मुझे जहांगीर से होने वाली गुफ्तगू शात आई और वाकयात की कड़ियां यकजा होने लगी। लाहौर से मैंने जहांगीर को फोन किया तो उसने बताया था कि जीवा हाउस के फाटक से अंदर घसीटी जाने वाली लाश के बारे में पुलिस ने सख्त तफ्तीशी रवैया इख्तियार किया हुआ था और ऐसे इम्कानात नजर आ रहे थे कि कहीं पुलिस किसी वक्त इमारत की तलाशी लेने पर तुल जाए, जबकि वहां MT-300 के मतरूक ऑपरेटर्स समेत दूसरे बहुत से ऐसे लवाजमात मौजूद थे जिनके बारे में पुलिस हुकाम को मुतमईन करना मुमकिनात में से था। लिहाजा उस नजरिए के पेश नजर A2 ने जहांगीर को हुक्म दिया था कि जीवा हाउस में इस तरीके से आग लगाई जाए कि वहां खास तौर पर ग्रीन रूम की एक तीली भी न बच सके। यादाश्त ताज़ा होते ही ख्याल आया कि जहांगीर के बयान के मुताबिक इलियास के कत्ल और चाहते मिटाने के जुर्म में जीवा हाउस के दोनों मुलाजमीन हिरासत में ले लिए गए थे और इमारत किसी निगरानी का बगैर वीरान पड़ी हुई थी। फिर सलाम ने कोड किसे बताया था और वहां कैसे दाखिल हुआ था? वो इमारत तो कम अज कम 3 दिन से मतरूक पड़ी है। फिर तुम वहां कैसे पहुंचे थे? इस बार मैंने ठहरे हुए लहजे में सवाल किया। उसका मुझे कोई इल्म नहीं। मैं 5 दिन पहले कराची आया था। उसी वक्त सीवन ने मुझे जीवा हाउस के बारे में बताया था। उसके बाद कुछ तब्दीली हुई हो तो मैं उससे लाइल्म हूँ। फिर इस वीरान इमारत में तुमने कोड कहाँ इस्तेमाल किया था? उसकी नौबत ही नहीं आई। जब हॉर्न बजाने पर कोई ना आया तो मैदान साफ पाकर दीवार से मैं अंदर कूद गया। फाटे खोला और गाड़ी अंदर ले गया। लड़की बेहोश थी, इसलिए कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। यानी तुम उसे वीरान इमारत में डाला है। अंदर का कुफल भी मुझे मुड़े हुए तार से खोलना पड़ा, लेकिन मेरे पास इस शहर में कोई मुतबादल ठिकाना नहीं था। उसने मुताफाना लहजे में कहा। मैं ज्यादा देर तक उसे साथ लेकर भी नहीं घूम सकता था। मुझे इमारत के छोड़े जाने का इल्म नहीं था। मैं समझा कि शायद मुहाफिज मुकर्ररा औकात में वहां रहते हूँ, बाकी वक्त यूं ही वीरान रहती होगी। मेरा दिल टूटने लगा। जो कुछ हुआ बहुत गैर मुतवक्के तरीके से हुआ था। रक्षी ने सलाम को जीवा हाउस इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। A2 ने जहांगीर को वहां आग लगाने का हुक्म दे दिया। इमारत के मुहाफिज हिरासत में थे। सलाम ने गजाला को वहां बंद किया और अगले दिन जहांगीर ने इमारत को आग लगा दी। उसे इल्म भी ना हो सका
कि उन शोलों में कोई जिंदा वजूद भी भस्म हो गया होगा। वहां मुहाफिज ही मौजूद होते तो जहांगीर को बता देते कि इमारत में कोडवर्ड्स के सहारे एक कैदी लड़की लाई गई है और गजाला की जान बच जाती। मुझ पर नकाहत से तारी होने लगी। सुल्तान शाह मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था। मेरे दिल चाहा कि सलाम के वतन पर पेट्रोल छिड़क कर दिया सलाही दिखा दूं, क्योंकि उसने गजाला को जीवा हाउस में नहीं बल्कि जलती चिता में ले जा फेंका था। मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो। कमरे में इस्लाम की पंसी पंसी आवाज उभरी, जो न तुम्हें आग में भूना जाए। मैंने शिकस्त और गुस्से के मिले जुले जज्बात के तहत दांत पीस कर कहा, तुम उसके कातिल हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे लहजे से खून की बू आ रही है। मुझे मालूम है कि तुम मुझे मारने के बहाने तलाश कर रहे हो और हरगिज जिंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन मेरी सब इतलात पुरानी है। आग लगने की खबर शाम के अखबारों में आई थी, उसकी तफसील सुबह के अखबारों में होगी। हो सकता है वो बचा ली गई हो। उसकी बात माकूल थी। मैं जाने के लिए पलटा तो उसी वक्त सुल्तान शाह मौजूद हुआ। उसके हाथ में ताज़ा अखबार दबा हुआ था। बहुत भयानक आग लगी थी जीवा हाउस में, उसने बताया, लेकिन अखबार के मुताबिक इमारत वीरान पड़ी हुई थी, लिहाजा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हो सकता है कि भाभी को बच निकलने का मौका मिल गया हो। ना वो ना समझ है, ना ये शहर उसके लिए अजनबी। मैंने जज्बात से आरी लहजे में कहा, अगर वो बच निकली थी तो अब 24 घंटे पूरे होने वाले हैं, वो घर क्यों नहीं पहुंची? तुम जीवा हाउस से वाकिफ नहीं हो, वो भी कमरों और तहखानों की एक भूल भरियां है। जब तक मलबा पूरी तरह साफ नहीं होगा कुछ मालूम नहीं हो सकेगा। मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है। मेरी हड्डियां तक दुखने लगी है, अब तो मुझे जाने दो। सलाम फर्श से उठते हुए बोला तो उसकी हालत इस कदर अबतर थी कि मुझे शदीद नफरत के बावजूद झुरझुरी सी आ गई। खून आलूद फर्श पर खड़ा हुआ उसका जख्मों से चूर चूर हेवला किसी भी तरह काबिल शनाख्त नहीं रहा था। ये शायद उसकी कुव्वत इरादी ही थी कि उस कदर खून बह जाने के बावजूद वो अपने कदमों पर उठ खड़ा हुआ था और होशो हवास की बातें कर रहा था। फिलहाल तुम इसी कमरे में कैद रहोगे। मैंने सपाट लहजे में उसे अपना फैसला सुना दिया। जब तक तुम्हारे बयान की तस्दीक न हो तुमको रिहा नहीं किया जा सकता। उसने बेतेरी खुशामदी की, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और उससे वही मकफिल करके हम दोनों ड्राइंग रूम में आ गए, जहां कर्नल एक सोफे पर दोनों हाथों से सर थामे बैठा हुआ था। क्या रहा? उसने मेरी आहट पाते ही बेतबाना लहजे में सवाल किया। कुछ सुराग तो मिला है। मैंने किसी किस्म की गर्मजोशी का इजहार किया बगैर कहा, लेकिन अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। क्या उसने जुबान खोली है? गजाला को उसी ने अगवा किया था। मैंने बात मुख्तसर करने की नीयत से कहा, लेकिन ये मालूम नहीं कि अब वो कहाँ और किस साल में है। वह फिलहाल यहीं कैद रहेगा। हम गजाला का खोज लगाएंगे। तुम दोनों ने उसका हशर खराब कर दिया है। कर्नल ने कहा, उसे मार डालते तो शायद मलाल न होता, लेकिन ऐसा भयानक तशद्दुद मैंने पहली बार देखा है। मैं बुरा सा मुंह बना कर रह गया। उसे क्या बताता कि तशद्दुद के बगैर सलाम एक लफ्ज भी उगलने पर आमादा न होता। सलाम से जो कुछ मालूम होना था वो मालूम हो चुका था। अब सारे मामले की कलीद जहांगीर के पास थी, जिसने जीवा हाउस में आग लगाई थी। मैंने फोन पर नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से सलमा की आवाज़ सुनाई थी। मैंने जहांगीर के बारे में दरियाफ्त किया तो मेरी आवाज़ पहचानती चहकने लगी। मैं तो खुश हो गई थी कि तुम्हें अपना वादा याद रहा और तुमने मेरे लिए फ़ोन किया। मैं इस वक्त परेशान हूँ सलमा। मैंने गंभीर लहजे में कहा, जहांगीर कहाँ मिलेगा? उससे मुझे बहुत ज़रूरी बात करना है। पता नहीं कहाँ होंगे। वो चिड़चिड़े लहजे में बोली थी, मुझे तो तुम दोनों ही पैदाइशी परेशान नजर आते हो। अगर हो सके तो फ़ौरन यहाँ आ जाओ। तुम्हारे दोस्त के ऐसे करतूत दिखाऊंगी कि तबीयत साफ हो जाएगी। सलमा प्लीज़, मैंने सख्त लहजे में कहा, आपस के झगड़ों को अपने तक महदूद रखो। मुझे इसमें मुलव्वस करने की कोशिश न करो। दोस्ती का मतलब ज़ाती मसाइल में दखल अंदाजी करना नहीं होता। जहांगीर का फ़ोन आए तो मालूम कर लेना कि वो कहाँ मिल सकेगा। मुझे नाकामी हुई तो थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन करूँगा। उनका फ़ोन आने का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि कल से हमारी बोल चाल बंद है। मैं फिर कह रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ, वरना एक बेहतरीन तमाशे से महरूम रह जाओगे। मैंने जवाब दिए बगैर सिलसिला मुनक़ते कर दिया। उसकी जहांगीर से ठनी हुई थी और वो उसकी गैर हाजिरी में मुझे घर बुलाना चाह रही थी। उस वक्त तो मैं ज़हनी तौर पर बेसुकून था। अगर पुरसुकून भी होता तो उसकी दावत हरगिज़ कबूल न करता, क्योंकि उसके रफ़ाक़त से जहांगीर की दोस्ती मुझे बदरजा अजीज थी। मैं हर उस नंबर पर रिंग करता रहा जहाँ जहांगीर के मिलने के ज़रा भी इम्कान थे, लेकिन उसका पूरे शहर में कहीं पता नहीं था। नंबर ख़त्म हो गए और मैं थके हारे अंदाज में सिगरेट सुलगाने लगा। फिर अचानक ही मुझे रक्षी का ख्याल आया। जहांगीर की अपनी बीवी से अनबन थी और इतनी शदीद के दोनों अलग अलग कमरों में रह रहे थे। दूसरी तरफ रक्षी के सीवन बनने के बाद दोनों में नया नया तारुफ हुआ था। एक तरफ जहांगीर हमेशा का नदीदा वाक़ हुआ था, तो दूसरी तरफ मर्दों के बारे में रक्षी का रवैया बिला इम्तियाज हौसला अफजा ही हुआ करता था। उस मामले में उसका कोई खास मयार नहीं था। मैंने सोचा कि कहीं जहांगीर अपनी खौफ दूर करने उसी तरफ न निकल गया हो। मेरे पास रक्षी का नंबर नहीं था, लिहाजा मैं कर्नल को कैदी की तरफ से होशियार रहने की हदायत देकर सुल्तान शाह के साथ घर से निकल खड़ा हुआ। क्यों न जीवा हाउस की तरफ से होते चले? सुल्तान शाह ने राय दी, बेसूद होगा। मैं जल्द अज जल्द जहांगीर से मिलना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि वो स्टोन हाउस में रक्षी के पैर चाट रहा हो। मैंने तल्ख लहजे में कहा। थोड़ी देर बाद हम उस इलाके में पहुंचे तो स्टोन हाउस के अकबी रास्ते के करीब पार की हुई जहांगीर की स्याह बुलेट प्रूफ कार का दूर ही से नजर आना यकीनी बात थी को यहाँ है। तुम्हारे कयास की दाद देना पड़ेगी। सुल्तान शाह ने तहसीन अमेज लहजे में कहा, तुम वाकई उसकी रग रग को पहचानते हो।
मसला यह है कि उसे अंदर से कैसे निकाला जाए। मैंने फिक्रमंदाना लहजे में कहा। मैं अंदर गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तुम अगले फाटक की तरफ मुझे उतार दो। वो सोचते हुए बोला, वो हिस्सा तो इस्तेमाल ही में नहीं होता। मैं अंदर घुसकर कोई चक्कर चलाता हूँ, शायद वो बौखला कर निकल ही भागे। इस मामले में बहुत ही ढीठ है, रक्षी की हिफाजत के बहाने यहीं जमा रहेगा। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, उसने पुरअतमाद लहजे में कहा। और तुम्हारा क्या होगा? जहांगीर बाहर निकले तो तुम मुझसे घेर लेना। मैं फारिग होकर सीधा घर चला जाऊंगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कोई तरकीब आजमाना हर तरह सूदमंद था। लिहाजा मैंने चक्कर काटकर सुल्तान शाह को स्टोन हाउस के मेन गेट से जरा दूर उतार दिया और गली से होकर दोबारा अकबी सिमत में पहुंच गया। उस बार मैंने अपनी कार जहांगीर की बुलेट प्रूफ से खासी दूर उस तरह खड़ी की थी कि फौरी तौर पर ताकुब के आगाज में कोई दुश्वारी न हो। मुझे इंतजार करते बमुश्किल 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि फुटपाथ पर जहांगीर उजलत के आलम में अपनी कार की तरफ बढ़ता नजर आया और चंद ही सानियों में उसकी कार बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ गई और मैं दिल ही दिल में सुल्तान शाह की नामालूम तरकीब की दाद देता उसके पीछे हो लिया। ताकुब का सिलसिला होटल मेट्रोपोल के सिग्नल तक जारी रहा। मैं अपनी कार जहांगीर के पहलू में ले गया। मेरे हाथ बजाने पर उसने सर घुमाया और मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुसर्रत की लहर दौड़ गई। मेरे पीछे चले आओ। मैंने खिड़की से सर निकाल कर और फौरन ही उसे कहा तो वो राजी हो गया। सिग्नल की बत्ती सब्ज हुई तो मैं सीधा PIDC हाउस की तरफ हो लिया। पाए खाली जगह पर कार पार्क करके मैंने दरवाजे मकफल किए और जहांगीर की कार की तरफ बढ़ गया। मैं उसके पहलू वाली नशिस्त पर बैठा तो उसकी बातें खिली पड़ रही थी। बहुत खुश हो, कहाँ से आ रहे हो? मैंने मसलहत अमेज अंदाज में गुफ्तगू का आगाज करते हुए सवाल किया। कुदरत वाकई बहुत मेहरबान होती है। घर में नहुसत लहराने लगे तो बाहर तफरीह का कोई बंदोबस्त हो जाता है। सीवन के पास से आ रहा हूँ। इस कदर खुश मिजाज और हम ख्याल औरत मैंने पहली बार देखी है। मैं बता चुका हूँ कि उसके हुस्न में जहर भी पूछीता है। रह रहकर तुम्हारी वही बात याद आ जाती है और इन मौका पर पेशकदमी की हिम्मत खत्म हो जाती है, वरना वो तो मुझे बेहद पसंद करने लगी है। बात बात पर रेशा खत्मी हुए जाती है। वहां क्यों गए थे? एक बड़ी उलझन में पड़ गया हूँ, वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला। उसी सिलसिले में रक्षी से मशवरे की नीयत से गया था, लेकिन काम की बात शुरू होने से पहले ही वहां गड़बड़ होगी और मुझे भागना पड़ गया। कैसी गड़बड़? मैंने सादगी से पूछा। घर में कुछ आहटें सी सुनाई दी थी। रक्षी को शुबा है कि कुछ छुप कर उसकी निगरानी करता है। कल रात किसी नामालूम आदमी ने उसके चौकीदार को भी मार दिया था। मैंने सोचा कि उसकी वजह से कहीं मैं भी अताब में ना जाऊं, इसीलिए खामोशी से निकला। जीवा हाउस को भी चला दिया तुमने? मैंने कदर तवक्कुफ के बाद अपने मतलब की तरफ आते हुए कहा। वहीं से तो सारी उलझन शुरू हुई है, उसने कहा और मैं चौकन्ना होकर बैठ गया। वो कैसे? इमारत वीरान और मकफिल पड़ी हुई थी। मैंने आग लगाने के लिए हर तरफ पेट्रोल बहाना शुरू किया तो शायद उसी की बू से खौफजदा होकर अंदर से किसी ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी अकल चकरा कर रह गई कि बंद कमरों औरत कहाँ से घुस पड़ी। वो अपनी रो में बोले जा रहा था और मैं दिल फरते जोश से कनपट्टियों में ठोकरें मारने लगा था। दरवाजा खोलकर अंदर घुसा तो एक बेहद हसीन लड़की सहमी हुई खड़ी थी और हूबहू वही थी जिसके A2 को तलाश है। मुझे चंद ही रोज पहले उसकी तस्वीर भी भेजी गई थी। मैं लड़की से बाज पुरस करना चाही तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसी जिद्दोजहद में न जाने कैसे माचिस उसके हाथ लग गई। फिर यूं ही मैं फर्श पर फैली हुई पेट्रोल की चादर में फंसा। उसे दिया सलाई जलाकर उछालती। बस जिंदगी ही थी जो मैं आग की चादर फांद कर निकला। वो भी ज्यादा दूर न जा सकी। उसे बेहोश करके मैंने गाड़ी में डाला और गलती ये की कि उसे बुखलाहट में सीधा घर ले गया। बस जब ही से घर की फिजा खराब है। सलमा सख्त नाराज है और कई बार मुझे बर्दा फरोशी के ताने दे रही है। और लड़की कहाँ है? मैंने अपनी बेपाया मुसर्रत को सरगोशी में छुपाते हुए सवाल किया। वो मेरे घर ही के एक कमरे में कैद है, कुछ उगल कर नहीं देती और मैं उस मखमसे का शिकार हूँ कि उसे A2 के हवाले करूँ या ना करूँ, क्योंकि सूरत से बेचारी बहुत मासूम लगती है। ये तक बताने को तैयार नहीं कि जीवा हाउस कैसे पहुंची थी। कार स्टार्ट करो और फौरन घर चलो। मैंने इस्तरारी अंदाज में उसका शाना दबाते हुए कहा। ओह, तुम्हारी गाड़ी? उसने हैरत से मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया। चलो जल्दी चलो, वो बाद में ले ली जाएगी, मैंने बेतबाना लहजे में कहा और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आखिर उस लड़की में यक व यक तुम्हें क्यों दिलचस्पी पैदा हो गई है? उसने अपनी कार ट्रैफिक की कतार में दाखिल करते हुए पूछा। घर पहुंच कर बताऊंगा। तुम ये बताओ कि इस बारे में रक्षी से क्या बात हुई? बताया तो है कि बात करने की नौबत ही नहीं आ सकी, उसने तिरक कर कहा। मुझे नजर आ रहा है कि फौरी तौर पर लड़की का कोई बंदोबस्त न किया तो सलमा बेगम मुझे पूरे खानदान में बदनाम करके मेके जा बैठेंगी। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि सुल्तान शाह ने उस मरदूद को बर वक्त रक्षी के घर से निकाल भगाया था। अगर उस मामले में ताखीर के बायस वो खबर रक्षी तक पहुंच जाती तो सूरत हाल काबू से बाहर हो जाती। जहांगीर की सुबह रफ्तार कार में हम जल्द ही उसके घर पहुंच गए। सलमा से सामना हुआ तो जरा उसे संभाल लेना, कल से बहुत खराब मूड में। उसे गाड़ी पोर्च में ले जाते हुए कहा और मैं सर हिलाकर रह गया। उस वक्त मुझे उसकी खानगी जिंदगी या सलमा से ज्यादा गजाला की फिक्र थी। वो मुझे साथ लेकर आदारी से होता हुआ एक तरफ मुड़ा और फिर एक कमरे के सामने पहुंचते उसके मुंह से बेख्तियार तहय्युर अमेज आवाज निकल गई। मैंने बढ़कर देखा, कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर कोई भी नहीं था। मेरी निगाहों के सामने अंधेरा सा नाचने लगा। निकल गई सोने की चिड़िया। अचानक अकब से सलमा की जहरीली आवाज सुनाई थी और मेरे हिस्सा जहांगीर भी चौंक कर उसी तरफ घूम पड़ा।
सलमा राहदारी के कोने पर कमर पर हाथ रख के तज़हीक आमेज़ निगाहों से जहांगीर को घूर रही थी। जहांगीर अपनी बीवी से डरता भी था, लेकिन उस वक्त सलमा के उस जले कटे तबसरे ने जलती पर तेल का काम किया और वो दांत पिसता हुआ फाड़ खाने वाले अंदाज में उसकी तरफ झपटा। बताओ कहाँ गई वो? उसने घुराते हुए सवाल किया। मुझे क्या मालूम? वो गर्दन झटक कर उसके तेवरों का असर लिए बगैर बेपरवायाना लहजा में बोली। चाह से उठाकर लाए थे, मौका पाकर वहीं चली गई होगी। वो कदर की अच्छी थी, वरना तुम्हारे हाथों न जाने क्या क्या जिल्लत उठाना पड़ती उसे। मैं पूछता हूँ कि दरवाजा बाहर से मकफिल था, उसे किसने खोला? जहांगीर के लहजे में गुस्से के साथ बेबसी भी सिमट आई। नशे में थे, तुम्हें बंद और खुले का होश कहाँ रहा होगा? उसने तुर्की व तुर्की तंजिया लहजे में कहा। आइंदा जरा एहतियात रखना, वरना यह कारोबार कामयाबी से न चला सकोगे। जहांगीर यूं झपटा जैसे उस पर हाथ छोड़ बैठेगा, लेकिन मैंने लपक कर उसे थाम लिया। अहमक न बनो, जो हो गया सो हो गया। अब अपने घर की फिजा बर्बाद न करो, हमें सुकून से बैठकर बात करना चाहिए। नहीं, तुम इन्हें छोड़ दो, सलमा गजबनाक लहजे में बोली। बस यही एक कसर रह गई थी कि कभी मार नहीं खाई थी, आज इन्हें ये अरमान भी पूरा करने दो। जो दूसरों की बहन बेटियों को बेचने के लिए उठा सकता है, उसके लिए अपनी बीवी को मारना कोई कमाल नहीं होगा। इन दोनों ही के दिलों में एक दूसरे की तरफ से गुबार भरा हुआ था और आसार बता रहे थे कि उनकी बहस आनंद वानंद में संगीन रुख इख्तियार कर सकती थी। लिहाजा मुझे बादल नख्वास्ता ज्यादा सरगर्मी दिखाना पड़ी, क्योंकि उनके बाहिम मरासिम की सरतमहरी से मैं अच्छी तरह वाकिफ था और जानता था कि उनके इख्तिलाफात दूर कराना मेरे बस से बाहर है। लेकिन उस वक्त मैं चंद सानियों की मोहलत हासिल करके सलमा से गजाला के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बेचैन था। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं भाभी से बात करता हूँ, मैंने जहांगीर को समझाते हुए कहा और वो थोड़ी सी बहस के साथ बुड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही सलमा के खुशमिनाक चेहरे पर नरमाहट छाती चल गई और उसकी निगाहों में शौक और फातियाना से मुस्कुराहट नाचने लगी। ये तुमने अच्छा किया कि उन्हें चलता कर दिया, वो तुम्हारा मजाजी खुदा है, मैंने मुलायमत अमेज़ लहजे में कहा। तुम्हें उसके साथ ऐसा रवैया जेब नहीं देता। मजाजी खुदा बर्दा फरोश बन जाए तो भंगी बन कर रह जाता है। छोड़ो ये किस्सा, कहाँ ले बैठे? तुमने तो आज उनकी मौजूदगी में ही मिल बैठने का मौका निकाल लिया। मैं बुला रही थी तो टाले जा रहे थे। तुम्हारे साथ मुझे जहांगीर की दोस्ती भी ऐसी से। मैंने धीमे लहजे में कहा, अगर उसे इल्म हो जाए कि मैं उसकी लाइल्मी में तुमसे मिलता हूँ तो हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इसीलिए आने से गुरेज करता हूँ। वो लड़की कल से यहाँ कैद थी, खौफ और दहशत से उसकी खूबसूरती गहना कर रह गई थी। मैं तुम्हें बुलाकर उसी से मिलवाना चाह रही थी ताकि तुम अपनी निगाहों से अपने दोस्त के करतूत देख सको, लेकिन वो गई कहाँ? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी, हर वक्त खौफजदा और सहमी हुई रहती थी। आज जहांगीर शाह भी ड्रेसिंग टेबल पर भूल गए और मैंने उसे आजाद कर दिया। तुमने उसे किस वक्त रिहा किया था? खासी देर होगी, अब तो वो न जाने कहाँ पहुंच चुकी होगी। तुम्हारे हाथ हरगिज ना आ सकेगी। उसका लहजा बदस्तूर मजाक उड़ाने वाला था। लेकिन ये तो बताओ कि वो कौन थी और जहांगीर ने उसे कहाँ से उठाया था? वो एक शरीफ लड़की है, जहांगीर ने उसे अगवा नहीं किया था बल्कि उसकी मदद करने की कोशिश की थी। अगर वो उसे यहाँ ना लाता तो शायद शोधों में जलकर भस्म हो जाती। कहानी सुनाकर बहला रहे हो? वो दिलावेज मुस्कुराहट के साथ बोली। अरे बाप रे, मैंने बुखला कर चारों तरफ देखते हुए कहा। जहांगीर ने तुम्हारी ये मुस्कुराहट देख ली तो बेदरेक मुझे गोली मार देगा। अपना नहीं तो मेरा ही कुछ ख्याल करो। मैं बीवी होकर उनसे टक्कर लेती हूँ और तुम दोस्त होकर इतना डरते हो। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, आओ मेरे कमरे में चलो, वही बैठ कर बातें होगी, फिर कभी आऊंगा। मैंने धीमे मगर हौसला अफजा लहजे में कहा। इस वक्त जहांगीर भड़क गया तो तुम्हारी झुंझलाहट मुझ पर उतार बैठेगा। तुम्हारे पास उसे सुनाने के लिए कोई कहानी भी तो नहीं। कहानी कहाँ से बनती? वो तो शायद कुछ ना बताने की कसम खाए बैठी थी। दरवाजा खुलते ही यूं उछट कर भागी कि मैं ज्यादा मुजाहमत करती तो मेरे साथ भी मार पीट कर बैठती। उस समय मुश्किल गुलू खुलासी हासिल करके मैं जहांगीर के पास जा पहुंचा तो बिस्तर पर बड़ा गुस्से में खोल रहा था। उसे सूरत हाल से आगाह करने के बाद मैंने ठंडा रहने की तलकीन की तो मुझसे भी उलझ पड़ा। मुझे तो तुम्हारी नीयत में भी फतूर नजर आता है। वो मुझे घूरते हुए दुरुस्त लहजे में बोला और मेरे दिल की धड़कनें भी इख्तियार तेज होती चली गई। जहन में पहला ख्याल यही आया कि कहीं उसने सलमा की कोई बात सुन न ली हो। कैसा फतूर, क्या पागल हो गए हो? मैंने खोखले अंदाज में उसकी बात उड़ाने की कोशिश की। तुम उस लड़की के बारे में क्यों बेचैन थे? उसने घुराते हुए सवाल किया और मैंने दिल ही दिल में अपने खदशात की तरदीद पर खुदा का शुक्र अदा करते हुए एक गहरा सांस लिया। मैं उसे सिर्फ इसलिए मिलना चाह रहा था कि A2 अभी तक उसे मेरी साथ ही समझ रहा है। मैं जानना चाहता था कि वो किसके लिए और क्या काम कर रही है। तुमने आकवत नाअंदेशी से ये मौका साया कर दिया और अब तुम सारे शहर में मेरी नाअहली का ढंढोरा पीटने बैठ जाओगे। उसके जारहाना लहजे में तशवीश बहरहाल नुमाया थी क्योंकि वो अभी तक A2 के शहर में गिरफ्तार था और उस अमर से खाइफ था कि अगर A2 को यह मालूम हो गया कि उसको मतलूब लड़की पकड़े जाने के बावजूद जहांगीर की तहवील से फरार होने में कामयाब हो गई थी तो वो जहांगीर के लिए कोई माकूल सजा भी तजवीज़ कर सकता था। मैं कहाँ ढंढोरा पीटूंगा? मैंने अनजान बनते हुए कहा। तुम्हें मालूम है कि अपने बड़ों से मुखासमत मोल लेने के बाद मैं बहुत ही महदूद जिंदगी गुजार रहा हूँ। फिर मैं कहीं जुबान खोल भी बैठा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम भूल रहे हो कि वो लड़की A2 को शिद्दत से मतलूब है और अगर उसे भनक भी मिल गई कि वो मेरी गफलत से फरार हुई है तो वो मेरी खाल उधेड़ डालेगा। अभी तक तुम उस लड़की की अहमियत का अंदाजा नहीं लगा सके हो। अगर ये बात इसी कदर संगीन है तो मेरी चुप रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा।
वो क्यों? उसे बदक कर सवाल किया। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि वो तुम्हारी लाइल्मी में जीवा हाउस पहुंचाई गई थी? मैंने उसे याद दिलाया और वो दोनों हाथों से अपना सर थाम कर बिस्तर से उठ गया। तुम ठीक कह रहे हो, वो नकाहतमेज़ और शिकस्त खोरदा लहजे में बोला। तुम्हारे अलग होने से मैं बिल्कुल यतीम होकर रह गया हूँ। इस बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। न जाने उसको किसने जीवा हाउस पहुंचाया था। अगर तुम इस बात से लाइल्म हो तो वो यकीनी तौर पर A2 का फर्जदादा रहा होगा और उसने लड़की को जीवा हाउस पहुंचाने के बाद A2 को अपनी कारगुजारी से बाखबर कर दिया होगा। मैंने उसकी नब्ज की रफ्तार तेज तर करने की नीयत से कहा, मैं तुम्हें मौत मारा गया? वो भराई हुई आवाज में कहा, मेरे लिए जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी, तुम उसके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। वो कुछ देर तक पुरख्याल अंदाज में उसकी आंखों में देखता रहा। उस दौरान में जहांगीर की हालत लम्हा ब लम्हा पतली होती चली गई। फिर आकर मैंने ही सबूत तोड़ा। लड़की तुम्हें आतिशज़नी के तुरान मिली थी। तुम उस किस्से को सिरे से ही गोल कर जाओ। यही समझा जाएगा कि लड़की आग से बौखलाकर खुद ही निकल भागी थी। बचत की ये पहली और आखिरी सूरत है। वो मुसर्रत अमेज़ लहजे में बोला, समझ में नहीं आता कि तुम्हारी खोपड़ी किस चीज से बनी हुई है जो हर बात पर बर वक्त सोच लेती हो। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं उसे अपनी खोपड़ी की साख से आगाह करता, लिहाजा मैं गुफ्तगू को इख्तिसार देकर वहां से रुखसत हो गया। उस वक्त मेरे जहन में गजाला समाई हुई थी और मैं ये सोच रहा था कि वो जहांगीर के घर से फरार होकर कहाँ गई होगी। मैं जल्द अज जल्द उस तक पहुंचकर उसकी कहानी सुनने के लिए बेचैन था। उससे पहले मेरे लिए कोई और काम करना बज़ाहिर नामुमकिन नजर आ रहा था। जहांगीर के घर से निकलकर मैंने टैक्सी पकड़ी ताकि PIDC हाउस के करीब पार्किंग लॉट में खड़ी हुई गाड़ी हासिल कर सकूं। गाड़ी लेकर मैं गजाला के घर पहुंचा तो वहां की सोगवार फिजा में खुशगवार तब्दीली रूनमा हो चुकी थी। सुल्तान शाह समेत वो सब ड्राइंग रूम में मौजूद थे और गजाला को अगवा करने वाला ही घर के एक कमरे में मुकय्यद था, लेकिन गजाला को शायद उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। मुझे देखते ही वो इस्तरारी तौर पर अपनी जगह से उठकर 2 कदम आगे बढ़ी थी, मगर फिर टिटक कर वहीं रुक गई, क्योंकि दूसरों की मौजूदगी में किसी किस्म का जज्बाती रद्दअमल हमारे मुआशरे में पसंदीदा नहीं समझा जाता। गजाला का चेहरा सुता हुआ था। उसकी सुर्ख और वरमलूद आंखें तवील बेख्वाबी की कहानी सुना रही थी, लेकिन मुझे उसके बावजूद उसके चेहरे पर अजीब से एतमाद की परछाइयां नजर आ रही थी। बैठ जाओ बेटे। कमरे की बोझल फिजा में शमा की नकाहत ज्यादा आवाज उभरी। खुदा का शुक्र है कि गजाला सही सलामत घर लौट आई। न जाने वो कौन बदबख्त थे जिन्होंने इसे कैद किया हुआ था। मेरे होठों पर उदास सी मुस्कुराहट तैर की और मैं गजाला से मुखातिब हो गया, बैठ जाओ। मुझे मालूम है तुम कहाँ से और कैसे आ रही हो। जरा सी देर ना हो जाती तो तुमसे वहीं मुलाकात होती। कहाँ? उसने तहय्युर ज़दा लहजे में सवाल किया। क्या वहां पहुंच गए थे? तुम्हें रास्ते से अगवा करके जीवा हाउस पहुंचाने वाला कामरान के कमरे में कैद थे। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए उसे आगाह किया। मैंने तुम्हें ताकीद की थी कि घर से बाहर ना निकलना, मगर तुम खुद एतमादी में मार खा गई। ये गनीमत हुआ कि सलाम ने तुम्हें बराह रास्त लाहौर पहुंचाने के बजाय जीवा हाउस में छोड़ दिया और वहां से तुम जहांगीर के हाथ लग गई। ओह, तो वो जहांगीर था? गजाला ने मेरी बात काट कर हैरत ज़दा अंदाज में कहा। जब भी उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, बस कैद करके ये जानने की कोशिश करता रहा कि मैं किसके लिए काम कर रही हूँ। मेरे और तुम्हारे ताल्लुक का उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं है। वो बस अपनी बीवी से डरता है, इसीलिए तुम उसकी ज़्यादतियों से बची रही और यही वजह है कि उसकी गैर मौजूदगी में सलमा ने कुफल खोलकर तुम्हें फरार होने का मौका फराहम कर दिया, वरना इस वक्त मैं वहां बैठा तुम्हारी रिहाई के लिए मुज़ाकरात कर रहा होता। आप पूरी तरह बाखबर हैं। वो थकी हुई मुस्कुराहट के साथ बोली। मैं तो समझ रही थी कि मैंने अपनी कोशिशों से फरार का कारनामा अंजाम दिया है। जाओ पहले तुम नहा धोकर अपना हुलिया दुरुस्त करो। कर्नल ने दखल अंदाज होते हुए कहा, तुम्हारी हालत अबतर हो रही है। पहले मैं इस कैदी को देखना चाहती हूँ जिसने मुझे रास्ते में अगवा किया था। वो अपने बाप से बोली। उसने मुझे इतनी फुर्ती के साथ बेहोश करके गाड़ी में डाला कि मैं आवाज तक न निकाल सकी। मैं जब तक उसे अपने हाथों से जूतियां नहीं मारूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। वो कहीं भागा नहीं जा रहा। मैंने कहा, तुम शायद भूखी भी हो। हाँ, वो जल्दी से बोली। जहांगीर ने मुझे खाना और नाश्ता फराहम किया था, लेकिन मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। मुझे डर था कि खाने में कहीं ख्वाब आवर तवा न मिली हुई हो। तो अपने कमरे की तरफ चली गई तो सुल्तान शाह मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। अब क्या प्रोग्राम है? यह मसला तो खिलाफ तो को बहुत आसानी से निपट गया। इस मामले में रक्षी ने मेरे साथ बहुत ताउन किया। अगर वो जुबान न खोलती तो सलाम का हाथ आना नामुमकिन था। इस असना में कर्नल भी अपनी बीवी को वहां से उठा ले गया। मैं उसी के बारे में पूछ रहा था। उसने संजीदगी के साथ कहा, अगर उसे छोड़ दिया गया तो जल्द या बदेर गजाला के अगवा की कहानी ऊपर वालों तक पहुंचा देगा। तुम ठीक कह रहे हो। इस मामले में जहांगीर का नाम भी मुलव्वस हो जाएगा। उसे मैंने मशवरा दिया है कि वो गजाला के बारे में लाइल्मी जाहिर करता रहे। इस तरह यही समझा जाएगा कि कैदी लड़की जीवा हाउस में आतिशज़नी के बाद खुद ही फरार हो गई थी। फिर मैं ले जाऊं उसे? सुल्तान शाह ने मानी के अंदाज में पूछा। कहाँ ले जाओगे? शहर के मुजाफात में बतेरे वैरान मकामात हैं। फिर हम दोनों सलाम के बारे में जुज़वियात तय करने लगे। गजाला नहा धोकर लिबास तब्दील करके आई तो मामूली सी कमजोरी के सिवा अगवा और कैद की सोबतों के सारे आसार उसके चेहरे से मफकूद हो चुके थे और उसके बुशरे पर पहले जैसी रानाई सजा बहाल हो चुकी थी। बहुत परेशान किया है तुमने हम सबको। मैंने उसकी सरापा का जायजा लेते हुए कहा, अगर जीवा हाउस को आग लगाने की मजबूरी आड़े ना आ गई होती तो इस वक्त तुम न जाने कहाँ होती। सारा फतूर टैक्सी की खराबी से पैदा हुआ था। वो मुआज़त खाना लहजे में बोली। होने वाली बात हर सूरत में होकर रहती है, वरना क्या जरूरी था कि जब टैक्सी खराब हुई उसी वक्त वो शख्स उधर आ निकला। और मेरे ख्याल में फसाद की बिना तुमने उस वक्त डाली
जब मेरे मशवरे को नजरअंदाज करके तुमने घर से निकलने का फैसला किया, इसलिए बड़ों की बात मानने पर जोर दिया जाता है। मैंने हंसते हुए कहा। फिर वहां से उठ गया। सुल्तान शाह हमारे साथ था। सुल्तान शाह ने कामरान के कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर कोई नजर आया और मेरी इस्तफसार तलब निगाहें बेख्तियार सुल्तान की तरफ उठी। वो शायद दरवाजे की ओट में पड़ा होगा। उसने सरगोशाना लहजा में कहा, सुबह मैंने दरवाजा खोलकर नाश्ता दिया तो उसकी हालत बहुत अबतर थी। हो सकता है बेहोश ही हो गया हो। चले आओ, मैं अभी जिंदा हूँ। अंदर से उसकी कांपती हुई कमजोर आवाज उभरी और हम तीनों अंदर दाखिल हो गए। वो दरवाजे के पीछे गद्दे पर जख्मों की कचड़ी की सूरत में सुकड़ा सिमटा हुआ नजर आया। उस पर निगाह पड़ते ही गजाला फुरेरी से लेकर रह गई। कैदी ने गर्दन उठाकर वर्म आलूद नीले पपोटों में छुरी पैदा करके हमारी तरफ देखा और गजाला को देखते ही उसके उधड़े हुए चेहरे पर सुकून की एक लहर तोड़ की। खुदा का शुक्र है कि ये मिल गई। वो कराते हुए फंसी फंसी आवाज में बोला, शायद अब मेरी गुलखलासी हो जाएगी। हम तुम्हारी गुलखलासी ही करवाने आए हैं। सुल्तान शाह ने कहा, रवानगी के लिए तैयार हो जाओ। वह लड़खड़ाते हुए सीधा खड़ा हो गया। तुम इसे छोड़ कर आओ, हम तुम्हारे मुंतजिर हैं। मैंने सुल्तान शाह से कहा और गजाला को लेकर वहां से निकला। सुल्तान शाह उसे कहाँ ले जा रहा है? कमरे से निकल आने के बाद गजाला ने मुझसे सवाल किया। शहर में कहीं भी छोड़ आएगा। मैंने उसे टालने की नीयत से बेपरवायाना लहजे में कहा। मुझे यकीन नहीं आता, वो बोली। अब मैं भी उसे खूब समझने लगी हूँ। उसकी आंखों में इस वक्त वहशियाना चमक कूद रही है। मेरा ख्याल है कि आप उसे खत्म करने का फैसला कर चुके हैं। ऐसा फैसला भी कर चुके हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है। उसे जिंदा छोड़ने में क्या कबाहत है? उसे शायद कोई खलिश सता रही थी। कबाहत सिर्फ इतनी सी है कि ये घर वो देख चुका है। लाहौर से आया हुआ A2 का खास कारिंदा है। आज जख्मी और काबिल रहम नजर आ रहा है। जरा सी जान पकड़ेगा तो पूरी कहानी ऊपर वालों तक पहुंचा देगा। अगर आने वाली तमाम दुश्वारियों से निपटने के लिए तैयार हो तो फिर उसे अभी रिहा कर देते हैं। जिंदगी भर हमारी इस हमाकत को दुआ देता रहेगा कि सिर्फ मेरी वजह से मारा जाएगा। वो उदास लहजे में बोली, तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि अपनी जसारत की बिना पर मारा जाएगा। इसकी निशानदेही रक्षी ने की थी क्योंकि कासिम की मौत के बाद उसका मनसब रक्षी को दे दिया गया। उसने मुझे बताया था कि ये शख्स कत्ल और अगवा के मामलात में पेशा वराना महारत रखता है। तुम्हारा किस्सा अलग भी कर दिया जाए तो इसका पिछला खाता इस कदर जख्म होगा कि मौत इसकी सबसे कमतर सजा साबित होगी। वो खामोश हो गई और हम दोनों निशिस्तगाह में आ बैठे। लाहौर में आप क्या कर आए? तवील सुकूत के बाद उसी ने जुबान खोली। सब काम अधूरा ही रह गया होगा। खासी पेशरफ्त हुई है। मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। तुम्हारे अगवा की खबर मिलने के बाद मैंने कई संगीन इक़दामात भी उठाए थे। एशियन सिंडिकेट के दफ्तर को आग लगा दी। कासिम मार के हुए उन सब का निचोड़ ये है कि तस्वीर और तोकीर किसी और के लिए काम कर रहे हैं। इस ज़मन में जिमी लॉयड का एक नया नाम सामने आया है। मेरा ख्याल है कि तंजीम की पुष्ट पर उसी का ज़हन कार फरमा है। आपके इस ख्याल की तायद कौन कर सकेगा? शायद तस्वीर या तोकीर ही से कुछ मालूमात हासिल हो सके। इम्कान तो यही है कि वो भी लाइल्म होंगे। दोबारा लाहौर जाकर ही असरनो मामलात देखने होंगे। फिर उसके इस्तफसार पर मैं उसे लाहौर में पेश आने वाले वाक़यात से आगाह करने लगा। यानी तस्वीर अलाइड कॉटेज में एस्टेट मैनेजर के तौर पर रह रहा है। मेरी कहानी सुनने के बाद उसने तहय्युर ज़दा लहजा में कहा, और तोकीर की मुल्क में मौजूदगी से इनकार कर रहा है। आखिर इस तरह वो क्या मकसद हासिल करना चाह रहा है? वो लोग इस वक्त मेरा सुराग खो चुके हैं। वो बरादराना मोहब्बत जताकर किसी न किसी तरह मुझे अपने जाल में फांसना चाहता है क्योंकि मेरी वजह से कारोबार के साथ ही तंजीम का ढांचा भी मुतासर होने वाला है। इस तरह तो तस्वीर पर हाथ डालना मुहाल ही नजर आ रहा है। मुहाल जरूर है लेकिन नामुमकिन है। मैंने अंदाजा लगाया है कि वो लॉयड्स कॉटेज में बेदोरी जिंदगी गुजार रहा है। बज़ाहिर जिमी लॉयड का एस्टेट मैनेजर बनकर अमले में खुला मिला हुआ है, लेकिन दरपर्दा बास बनकर उन पर सवार है। वहां के मुलाजमीन यही समझते होंगे कि अपने स्टेट मैनेजर समेत वो सब बास को जवाबदेह हैं। ऐसे हालात में उनमें से किसी को तोड़कर अपने साथ मिलाना ज्यादा मुश्किल साबित नहीं होगा। लेकिन मसला ये है कि वहां रसाई कैसे हासिल की जाए। इस बार मुझे भी साथ ले जाएंगे? उसने पूरी उम्मीद लहजे में सवाल किया। हरगिज़ नहीं, मैंने सख्ती के साथ कहा। एक बार साथ ले गया था तो उसके नताज आज तक भुगतना पड़ रहे हैं। दोबारा ऐसी गलती का कोई इरादा नहीं है। उन्हें तुम्हारी लाहौर में मौजूदगी की भनक भी मिल गई तो अपने सारे वसाइल हमारे खिलाफ मरकूज करके कहीं न कहीं हमें जरूर घेर लेंगे। बेहतर यही है कि उनकी तवज्जो लाहौर के साथ कराची में भी बटी रहे। जहांगीर को मेरे और आपके ताल्लुक का इल्म हो गया है? नहीं, तुम्हारे निकल जाने के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाँ, तुमसे उसके घर में मुलाकात हो जाती तो मुझे उसको भी एतमाद में लेना पड़ जाता। अभी तक वो मेरे साथ खासा ताउन कर रहा है। और रक्षी? उसने दबे दबे लहजे में सवाल किया। मेरे लिए उसका वो सवाल गैर मुतवक्के नहीं था। वो लाख रोशन ख्याल और तालीम याफ्ता सही लेकिन बुनियादी तौर पर एक औरत ही थी और मेरे साथ अपनी वाबस्तगी की बिना पर हरगिज़ उस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी कि कोई दूसरी औरत मुझसे जरूरत से ज्यादा करीब हो सके। खासतौर पर रक्षी के बारे में बहुत कुछ जानती थी। बातों बातों में ये भी मालूम कर चुकी थी कि वो हसीन और चालाक होने के साथ साथ ही इस हद तक इखलाक बागता थी कि अमलन बाजार की एक सस्ती जिन्स बनकर रह गई थी। उसको लाजमन फिक्र तामनगीर थी कि कहीं इन मार्का आराइयों में रक्षी को मेरे दिलो दिमाग पर इस हद तक काबिज होने का मौका न मिल जाए कि मैं उससे बेपरवाही बरतना शुरू कर दूं। ताउन वो भी कर रही है, मैंने बज़ाहिर बेपरवाह लहजे में कहा।
लेकिन मैंने एक एक लफ्ज तोल कर मुंतखब किया था। लेकिन उसकी वजह मेरी जात नहीं है, उसके ताउन के मुहर्रिकात मुस्बत के बजाय मनफी जज्बात पर मबनी है। वो A2 को अपने महबूब और फिर अपने भाई के कत्ल का जिम्मेदार समझती है और उनका इंतकाम लेने के लिए उसके हर ऐसे दुश्मन से ताउन कर सकती है जिसके बारे में उसे पूरा यकीन हो कि वो उसके बाग़ियाना किरदार को किसी भी मरहले पर बेनकाब नहीं करेगा।